सॉरी स्टूडेंट्स, आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है मेटालिक करैक्टर। मेटालिक करैक्टर पढ़ना है। अब हमने डिफरेंट किस्म के फर्स्ट चैप्टर में जब एलिमेंट्स पढ़े थे उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। कुछ को हमने मेटल्स कहा था, कुछ को नॉन मेटल्स कहा था और कुछ हमारे पास मेटलॉइड्स थे। अब जो मेटल्स है ये बेसिकली हमारे पास एक टाइप है एलिमेंट्स की, और जो इनकी प्रॉपर्टी है, जो इनका करैक्टर है वो एक मेटालिक करैक्टर है। अब मेटालिक करैक्टर क्या होता है कि हम इन्हें मेटालिक मेटल्स क्यों बोलते हैं, इनका जो करैक्टर उसे मेटालिक करैक्टर क्यों बोलते हैं। तो जो मेटल्स जितनी भी मेटल्स हैं ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। मेटल्स क्या करती हैं कि इलेक्ट्रॉन मेटल लूज देयर मेटल लूज कर देती है देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? अगर यहाँ पे मैं एक एटम बनाऊं तो जो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में जितने उसके पास बाकी बच जाएंगे वो आ जाएंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे सोडियम का स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। ये जो लास्ट शेल है इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम के वैलेंस शेल में पाया जाए उन्हें हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये जो सोडियम मेटल है ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके Na से Na पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। ये भी इसकी प्रॉपर्टी है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम बोलते हैं मेटालिक करैक्टर बोलते हैं। मेटालिक करैक्टर क्या होता है? मेटल लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। अब ये जो मेटालिक करैक्टर है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पॉजिटिव आयन का बनना। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और हमने पढ़ा हुआ है आयंस की 2 टाइप्स है। ऐसे एटम्स जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उससे जो आयन बनता है उसे हम बोलते हैं कैटायन बोलते हैं। और जो कैटायन होता है वो बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इस वजह से हम ये बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो हम बोलेंगे कि इसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट है ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इनका ट्रेंड क्या है? तो पीरियोडिक टेबल को हम दो जो है ना 2 हवालों से डिस्कस करते हैं। एक को हम पीरियड्स बोलते हैं और एक को हम ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप टॉप टू बॉटम होते हैं और पीरियड लेफ्ट टू राइट होता है। अब अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी देखें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो पीरियड्स में है, पीरियड्स में जो इनका ट्रेंड है, पीरियड में इनका ट्रेंड जो है वो ये है कि जो जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, we move as we move from जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव डिक्रीज होने की जो रीजन है वो ये है कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज ऑफ एटम जो है ये डिक्रीज हो जाता है। जब साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है तो उससे न्यूक्लियस चार्ज बढ़ जाता है। जो न्यूक्लियर का चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज
न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है। जब साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो बेसिकली इस न्यूक्लियस का क्या काम है? इसमें है पॉजिटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसने इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर को पकड़ के रखा हुआ है, इनके ऊपर इसकी न्यूक्लियर फोर्स की अट्रैक्शन है। तो जितना ये इलेक्ट्रॉन नजदीक होगा, जो यहाँ पे अट्रैक्शन लग रही है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो यहाँ पे लग रही है वो वीक है, और जो यहाँ पे लग रही है वो सबसे ज्यादा वीक है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होती है, लेकिन जैसे जैसे नजदीक आते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन का निकलना इजी होता है जब न्यूक्लियस की फोर्स कम हो। तो साइज डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज होने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन करीब करीब आ रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन करीब करीब आएंगे तो न्यूक्लियस की फोर्स ज्यादा हो जाएगी। जब फोर्स ज्यादा होगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकलेगा तो उससे जो हमारे पास मेटालिक करैक्टर जो है या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास है ग्रुप्स में। ग्रुप्स में इसका क्या ट्रेंड्स है? तो ग्रुप्स में अगर देखेंगे तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे है तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम साइज ऑफ एटम इंक्रीज, साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा। जब साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा तो उससे जो न्यूक्लियर चार्ज है, अभी मैंने बताया जैसे साइज ऑफ एटम बढ़ेगा न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज होगा वो डिक्रीज होगा। जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना इजी हो जाएगा, इजीली। जब इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा तो उससे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो क्या जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। याद रखना है अगर साइज ऑफ एटम जैसे पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट साइज ऑफ एटम डिक्रीज होगा तो बच्चों इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। साइज और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी दोनों एक दूसरे के उलट है, इनवर्स है एक दूसरे के। अब इसी तरह के ग्रुप में देखेंगे तो ग्रुप में साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू डिक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स का निकलना इजी हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होंगे तो उससे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बढ़ जाता है। तो आगे हमारे पास इसी में है इसका रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। हमने इसमें रिलेशनशिप पढ़ना है, रिलेशनशिप between electropositivity and ionization energy। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी, पहले देखें आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। ये हमारे पास बच्चों ऐसी एनर्जी होती है। अब हमने बोर के एटॉमिक मॉडल में ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब तक अपने ऑर्बिट में रहता है ना तो वो एनर्जी लूज करता है ना गेन करता है, लेकिन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो उसको एनर्जी की जरूरत होती है। या तो एनर्जी को गेन करता है, जज़ब करता है, या एनर्जी को रिलीज करता है, खारिज करता है। तो अब इसमें हमने इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से बाहर निकालना है। बाहर निकालने का मतलब ये है कि हम उसको छोटे ऑर्बिट से बाहर निकाल देना बड़े ऑर्बिट, यानी वो ये कम एनर्जी बाहर निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो हम इसको अपनी तरफ से एनर्जी देंगे। जब अपनी तरफ से एनर्जी देंगे, जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करेगा और अब्सॉर्ब होकर एक्साइटेड फॉर्म में यहां से बाहर निकलेगा, वो जो एनर्जी देंगे इसको, वो एनर्जी होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? ऐसी एनर्जी है जो हम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
तो यहाँ पर फिर इनमें क्या रिलेशन है? अब देखें, अगर यहाँ पे एनर्जी कब ज्यादा होगी, एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी तब ज्यादा होगी जब न्यूक्लियस की फोर्स जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल है। हमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा जब न्यूक्लियस की फोर्स इलेक्ट्रॉन पे खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म होगी कि हम इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी दें, तो जब इलेक्ट्रॉन का निकलना यहाँ से मुश्किल है, हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। तो जब एनर्जी ज्यादा दे रहे हैं तो उससे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो कम है। ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा हो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कम होता है। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी लार्ज हो या ग्रेटर हो, ग्रेटर का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल, इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल है। जब इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल है तो उससे बच्चों जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे जो रिलेशनशिप है इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, वो मैं लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा अपनी बुक पे कि इन विच फैक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स। आयोनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? तो बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट न्यूक्लियर चार्ज और सेकंड है साइज ऑफ एटम। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। और साइज ऑफ एटम अगर कम हुआ, छोटा होगा, साइज ऑफ एटम छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर साइज ऑफ एटम इंक्रीज हुआ, लार्ज हुआ, तो फिर वहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। क्यों? स्मॉल साइज में न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल होगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। जबकि अगर आपके पास साइज ऑफ एटम लार्ज हुआ तो न्यूक्लियस की फोर्स कम हो जाएगी, न्यूक्लियस की फोर्स कम होगी तो इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह ये जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है ये इस तरह एक दूसरे के इनवर्स चलते हैं। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी किसी एटम की ज्यादा है तो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कम होगा, और अगर किसी चीज एटम की इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो वो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज्यादा होगा। तो यही था आज का लेक्चर। इसमें आगे हमारे पास एक है मैग्नीशियम, शॉर्ट क्वेश्चन इसका भी लिख लें, नेक्स्ट पेज पे दिया होगा, why the second ionization energy of magnesium is very high। ये आपने थर्ड चैप्टर में आयोनाइजेशन एनर्जी जब पढ़ी थी वहां पे आपने एक चीज पढ़ी थी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चों ऐसी एनर्जी होती है जो एक पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए होगी, और जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरा निकालेंगे तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जो मैग्नीशियम है अगर इसको देखें, सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम जो है इसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और जो मैग्नीशियम है इसका एटॉमिक नंबर है 12। जब 12 इसका एटॉमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉन की जरा डिस्ट्रीब्यूशन देखें, 2 4 6 8 10 और ये 2 12। अब हम जब पहला इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेंगे, अब 12 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस है उसके पास जो प्रोटॉन है वो भी 12 है, प्रोटॉन भी 12 है। हर प्रोटॉन ने एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ा होगा। अब जब आप एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल देंगे तो इलेक्ट्रॉन की तादाद तो कम होगी लेकिन प्रोटॉन की तादाद उतनी है। यानी कि इलेक्ट्रॉन आपने निकाला तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ गया। न्यूक्लियस का चार्ज कैसे बढ़ गया? इलेक्ट्रॉन एक चला गया, बाकी पहले जितने भी 12 प्रोटॉन थे उन्होंने 12 इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ,
लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, बाकी 11 रह गए। अब 11 इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसका होल्ड ज्यादा हो जाएगा, तो इस वजह से हम अगर पहला इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दें तो बाकी साइज ऑफ एटम डिक्रीज हो जाता है। साइज ऑफ एटम जब डिक्रीज हो जाएगा तो उससे जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से हम कहते हैं कि बाय द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कंडीशन इज वेरी हाई। तो इसकी रीजन ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो सेकंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा हो जाता है। जब न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा होता है तो ज्यादा एनर्जी लगती है। तो ये था आज का टॉपिक बच्चों, होप्स को आपको अच्छा समझ आएगा। अल्लाह हाफिज़।